रहे हैं, आपकी तालियां पूरे विश्व में गूंजनी चाहिए। कमल साहू का स्वागत करने से पहले वो तालियां आपकी हकदार हैं, उसकी सार्थकता 24 गुणा 7 उसने जो मेहनत की उसका स्वागत आप लोग करें। सादर आमंत्रित है कुमार कमल साहू। कमल साहू को मैं आश्वासित कर दूं, या यूं कहूं कि उत्तर भारतीय के सभी बच्चों को आश्वासित कर दूं कि उत्तर भारतीय सभा से जुड़कर आपका भविष्य यूं ही सुनहरा है। भैया मेरी बात को धार तब मिलेगी जब आप ताली बजाओगे। धन्यवाद। मुझे कुछ देर बाद नासिक की ट्रेन पकड़नी है, मुझे रात को नींद ना आए ऐसी तालियां बजाते रहे। कहने का मतलब है ट्रेन के सफर में कानों में आपकी तालियां गूंजती रहें। हम आगे बढ़ रहे हैं सत्कार मूर्ति की ओर। पुनः मेरा निवेदन श्री संजय निरुपम जी से, सादर आमंत्रित हैं श्री एडवोकेट सुरेश शुक्ला जी। आदरणीय श्री एडवोकेट सुरेश शुक्ला जी सत्कार मूर्ति हैं। श्री सुमित अवस्थी जी से मेरा निवेदन है कि कृपया वे सम्मुख आएं और हमारे आज के समाज के सत्कार मूर्ति जो यहां उपस्थित हैं उनका सत्कार करें। भैया यदि केस मुफ्त में लड़वाना है तो ताली बजा लो शुक्ला जी के लिए, पता तो मैं दे दूंगा, नंबर नहीं दूंगा मेरा। चलिए, इसके उपरांत श्री मनोज पांडे जी, आप भारतीय जनता पार्टी के झोपड़पट्टी मोर्चा अघाड़ी के नागपुर अध्यक्ष हैं और मैंने आदरणीय उमाकांत जी ने पहले कहा यह राजनीतिक मंच नहीं है, गैर राजनीतिक है। आपका स्वागत करना चाहती है उत्तर भारतीय सभा सत्कार मूर्ति के रूप में श्री मनोज पांडे जी। इसके उपरांत जैसा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत काम किया, एक फोन जिनका अपना काम कर देता है, आज उनके फोन से काम नहीं चलेगा, उन्हें स्वयं यहां आना होगा, श्री हरविंदर सिंह गांधी जी। फोन करवा के अपना काम करवाना है तो ताली बजवा लो, स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थी बनो। आदरणीय श्री उमेश साहू जी, आप समाज सेवी हैं, आपका स्वागत करते हुए उत्तर भारतीय सभा स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। सुमित अवस्थी जी से ही मेरा निवेदन कि कृपया उमेश साहू जी का स्वागत करें। आप इसी तरह से सतत रूप में उमेश साहू जी, भैया ने अपने भाषण में जिक्र किया आदरणीय श्री शैलेंद्र अवस्थी जी का, परंतु वे यहां से मेरी जानकारी के अनुसार जा चुके हैं, तो हम उनका शाब्दिक स्वागत करते हैं। शैलेंद्र अवस्थी जी यहां से जा चुके हैं, हम उनका शाब्दिक स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इसके उपरांत बारी आती है मार्गदर्शन की, और मार्गदर्शन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय श्री संजय निरुपम जी, आपकी तालियों के बीच। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे प्रिय साथी श्री उमाकांत अग्निहोत्री जी, दिल्ली से आपके बीच विशेष मेहमान करके आए टेलीविज़न की दुनिया के जाने माने नाम श्री सुमित अवस्थी जी, लोकप्रिय गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, छत्तीसगढ़ विभाग के हमारे कांग्रेस पार्टी के एकमेव सांसद आदरणीय साहू जी, छत्तीसगढ़ फिल्मों के जाने माने स्टार राजा छत्तीसगढ़िया जी, हमारे मित्र जमा साहब, मंच पर उपस्थित उत्तर भारतीय सभा के सभी पदाधिकारीगण,
नागपुर के सभी गणमान्य नागरिक, आज उत्तर भारतीय सभा की तरफ से जिनका सत्कार हुआ, ऐसे सभी सत्कार मूर्ति और नागपुर और इसके आसपास के इलाकों से आए उत्तर भारतीय सभा के सभी सदस्यगण, भाइयों बहनों और माताओं, मैं सबसे पहले उत्तर भारतीय सभा के वार्षिक आयोजन, छठे वार्षिक आयोजन के एक जबरदस्त सफलता के लिए उमाकांत जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। उमाकांत जी के इस दरबार में मैं हर साल आता हूं, इस साल भी आया हूं, अगले वर्षों में भी आऊंगा और निश्चित तौर पर यह गर्व का विषय है, फक्र का विषय है कि पिछले 6 वर्षों में उत्तर भारतीय सभा विदर्भ इकाई में जोरदार विकास हुआ है, जोरदार उन्नति हुई है, जोरदार विस्तार हुआ है। इसका सारा श्रेय उमाकांत जी और इनके साथी शुक्ला जी वगैरह जो है हमारे नागपुर के बड़े कमिटेड किस्म के आप लोग वर्कर हैं, आप सभी लोगों को इसका सारा श्रेय जाता है। सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता, मूल बात यह है कि उद्देश्य क्या है, विचार क्या है, काम क्या है। तो जैसा कि प्रारंभ से मैं कह रहा हूं, वर्षों से कहते आ रहा हूं कि उत्तर भारतीय सभा का उद्देश्य राजनीतिक कम, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्यादा होना चाहिए। राजनीतिक कम इसलिए बोल रहा हूं कि अंततः हम सब राजनीतिक लोग हैं, थोड़ा बहुत तो पॉलिटिक्स करके ले लेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स हावी नहीं होनी चाहिए। सामाजिक गतिविधियां ज्यादा होनी चाहिए, सांस्कृतिक गतिविधियां ज्यादा होनी चाहिए। पूरा महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीय समाज के लोग रहते हैं, यूपी से आए, बिहार से आए लोग, आपके यहां छत्तीसगढ़ से आए, मध्य प्रदेश से आए लोग, या पंजाब हिमाचल की तरफ से आए हुए लोग, सभी मेहनतकश मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं। बार बार मैं कहता हूं, खासकर मैं अपने मुंबई के संदर्भ में कहता हूं कि मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल पे आपको हर भाषा में लोग भीख मांगने वाले मिल जाएंगे, भोजपुरी में भीख मांगने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि कहीं हाथ नहीं पसारना, किसका चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी, मेहनत करनी है। कोई दूध बेच के कमा रहा है, कोई न्यूज़पेपर बेच के कमा रहा है, कोई सुरक्षा रक्षक बन के कमा रहा है, कोई वॉचमैन बन के कमा रहा है, कोई सुरक्षा रक्षक की एजेंसी चला के कमा रहा है, कोई कोलफील्ड में काम करके कमा रहा है, कोई टैक्सी चला के कमा रहा है, कोई ऑटो चला के कमा रहा है। मुंबई में तो मैंने देखा है कि लोग दिन रात मेहनत करके मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहते हैं, वहां से जिंदगी निकाल करके फिर थोड़ा तरक्की करके फ्लैटों में जाते हैं, बड़ी तकलीफ में रहते हैं, लेकिन उसी तकलीफ में कोशिश करते हैं कि गांव में भी जो घर दुआर है वो ठीक ठाक रहे, उसको भी बना लिया जाए, खेती बाड़ी भी थोड़ा खरीदते ला जाए। तो ये जो तरक्की करने का एक मन में जो एक इच्छा है, जो कामना है, इस कामना को, तरक्की करने वाली कामना को उत्तर भारतीय सभा हमेशा अपनी तरफ से समर्थन दे, हमेशा उनकी ताकत बने, यही हमारा मूल उद्देश्य रहा है। इसीलिए मुंबई में कभी किसी हॉकर्स के ऊपर, फेरी वाले, रेड़ी वाले के ऊपर कभी अत्याचार होता है तो हम अपने दल बल के साथ खड़े हो जाते हैं उनके लिए। किसी ऑटो वाले, किसी टैक्सी वाले के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले उतरने वाला उनके लिए हम लोग हैं, उत्तर भारतीय सभा के लोग, संजय निरुपम के लोग।
अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने घोषणा कर दी कि मुंबई में उन लोगों को ऑटो का परमिट दिया जाएगा जो मराठी की लिखित परीक्षा पास करेगा। मैंने कहा अगर मराठी की लिखित परीक्षा पास करने के लायक होता तो ऑटो थोड़ी चलाने आता हो, तो कुछ बढ़िया काम कर रहा होता बेचारा। ये मैं समझ सकता हूं, ये मैं समझ सकता हूं कि नागपुर में, नासिक में, औरंगाबाद में, मुंबई में अगर कोई ऑटो चलाता, टैक्सी चलाता है, थोड़ा बहुत स्थानीय भाषा का ज्ञान उसको होना चाहिए। लेकिन उस भाषा में उससे आप लिखित परीक्षा लेने की जबरदस्ती करेंगे और उसके बाद जानबूझ के ऐसे ऑटो वाले, टैक्सी वालों को परमिट देने से मना करेंगे। यह काम उत्तर भारतीय सभा मुंबई में नहीं होने देगी। पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग रास्ते पे उतर के ऑटो वाले, टैक्सी वालों को बचाने में लगे। कहीं ना कहीं भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे और मजहब के नाम पे जो एक भेदभाव का काम चलता है, उस भेदभाव के खिलाफ हमको खड़ा रहना पड़ेगा। सबका मान सम्मान होना चाहिए, सबकी भाषा की इज्जत होनी चाहिए, सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए, सबकी धार्मिक परंपराओं का आदर होना चाहिए। लेकिन किसी के दबाव में, किसी के ऊपर किसी प्रकार का बैन लगाना, किसी के साथ जबरदस्ती करना, इस विचार में उत्तर भारतीय सभा विश्वास नहीं करता। मुझे मालूम है जैन समाज बड़ा धार्मिक समाज है, सत्य और अहिंसा में विश्वास करने वाला समाज है। उनके पर्यूषण के नाम पे मुंबई में घोषणा हो गई कि मीट बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग, सब लोग मटन मच्छी खाते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन जो खाता है उसको खाने से रोकना भी, यह भी न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकती। इसका विरोध हुआ, और विरोध हुआ और सरकार ने अपना पूरा प्रस्ताव वापस लिया। आज उधर यूपी में क्या हो रहा देख रहे हैं आप लोग? यूपी में क्या हो रहा है कुछ पता है? बगैर किसी राजनीतिक इरादे के मैं सिर्फ इतना कहना चाहूं कि यह हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है। सब लोग रहते हैं यहां पे, सबको जीने का हक है। हम सब हिंदू लोग हैं। गौ माता का सम्मान करते हैं। मैं जिस पार्टी से आता हूं, उस पार्टी ने वर्षों पहले गौ हत्या पर बंदी लगाने का कानून बनाया। लेकिन अगर कोई गौ मांस खा लिया तो इसके लिए उसका गला काट दिया जाए, यह व्यवस्था सही नहीं हो सकती। आज पूरे उत्तर प्रदेश को लोग खूनी रंग में रंगने में लगे। मैं उत्तर भारतीय सभा के माध्यम से यह विचार आपके दिल में उतारने की कोशिश कर रहा हूं कि अंततः हम एक भारतीय हैं। जब मुंबई में हम आए थे तो भारतीय करके ही आए थे। मुंबई वालों ने बताया कि नहीं, आप उत्तर भारतीय हो, हमारी पहचान अलग से उनने स्थापित करके दी, हमने स्वीकार किया। लेकिन अंततः हम एक भारतीय हैं। हम सबको मिलजुल करके रहना है, और इस मिल्लत को, इस एकता को अगर कोई तोड़ेगा, कोई खंडित करेगा, तो उसके खिलाफ भी समय आने पर उत्तर भारतीय सभा को खड़ा रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा मैं आह्वान करना चाहता हूं। रोजी रोटी, अपना काम काज, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, इन सब की हिफाजत करते हुए हम एक भारतीय हैं, देशभक्त भारतीय हैं। हमारे देश के साथ, हमारे देश की परंपराओं के साथ, हमारे देश की एकता के साथ, सद्भाव के साथ अगर कहीं कुछ खिलवाड़ होता है, उस सद्भाव को तोड़ने, नष्ट करने का कोई विचार आता है, तो उसके खिलाफ भी आप सभी लोगों को अपनी अपनी जगह खड़ा होना चाहिए। यह विचार, यह सुझाव, यह सजेशन मैं आपको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहता हूं। बातें बहुत कर सकता हूं, लेकिन
जैसा उमाकांत जी ने बताया कि मेरी फ्लाइट है, वापस जाना है मुंबई। पहले जब आपके बीच आता था तो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के तौर पे आता था, फिर झूठ पे आधारित, फर्जीवादों पे आधारित प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। सारी मेहनत के बावजूद हमको हरा दिया गया, फिर भी हम काम करते रहे। अभी हमारी कांग्रेस अध्यक्षा ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। दिन रात काम करता हूं, एक एक दिन काम करता हूं, एक एक घंटा काम करता हूं, 24 घंटे काम करता हूं, क्योंकि आदत है, रगों में उत्तर भारतीय खून है। जो जवाबदारी दोगे ईमानदारी से निभाऊंगा, बेईमानी अपने खून में नहीं है। इसलिए वापस जाके काम पे लगना है और उस काम के जरिए जो हमारा उत्तर भारतीय समाज मुंबई में जो परेशान है, जिसको परेशान किया जाता है बात बात पे, कभी उसके झोपड़पट्टी तोड़ने के नाम पे, कभी उसके धंधा छीनने के नाम पे, बाकी समाज के साथ साथ उस समाज पर विशेष ध्यान देते हुए काम करते रहता हूं। एक विचार मुझे अच्छा लगा, पूरे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में कष्ट है, तकलीफ है, सूखा है, खासकर मराठवाड़ा का क्षेत्र और मराठवाड़ा से जुड़ा हुआ विदर्भ का जो क्षेत्र है, थोड़ा उत्तर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहां पर अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ा है। पहले से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी और पहले से किसान परेशान थे। किसानों की आत्महत्याओं का जो दौर था, हमारे जमाने में भी था जब हम सरकार में थे, लेकिन तब हमारे प्रधानमंत्री यही नागपुर में आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं भी आया था साथ में। 3 दिन नागपुर में रहे थे, यवतमाल गए थे, गांव गांव में गए थे, किसानों से मिलके आए थे और लगभग 70,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया गया था, इस उद्देश्य से कि किसान आत्महत्या ना करें। उनका जो कर्ज है, उस कर्ज की जवाबदारी सरकार ने ली, कर्ज माफी की गई, बहुत सारे किसानों को राहत मिली, बहुत सारे को नहीं मिल पाई। लेकिन आज मुझे दुख इस बात का होता है कि महाराष्ट्र में नई सरकार को आए अभी मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ, 2000 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र जो कि एक समृद्ध प्रदेश जाना जाता है, उस महाराष्ट्र में जिस प्रकार से किसानों की आत्महत्या का दौर चल रहा है, ऊपर से सूखा की मार पड़ रही है, वो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। हम सब अपने अपने स्तर पर अपने किसान भाइयों को, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको सहारा देने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए मदद कर रहे हैं। आज उत्तर भारतीय सभा की विदर्भ इकाई ने भी अपनी तरफ से एक घोषणा करने की जवाबदारी मुझे सौंपी है। मैं उत्तर भारतीय सभा के सभी साथियों का इस सोच के लिए, इस विचार के लिए अभिनंदन करूंगा, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं कि कम से कम आप नागपुर शहर में रहते हुए अपने गांव में रहने वाले किसानों की तकलीफ के बारे में सोचा तो कम से कम आपने। और ऐसे उत्तर भारतीय सभा की तरफ से 21,000 रुपए का एक सहायता की राशि नागपुर के जिलाधिकारी के फंड में दिया जाएगा, ताकि किसानों को थोड़ी सी राहत उत्तर भारतीय सभा की तरफ से भी मिल सके। ऐसे किसानों को पूरी राहत मिले, सरकार की तरफ से उनकी कर्ज माफी और ब्याज माफी की घोषणा हो। ये मांग लेकर के हम पूरे महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला रहे हैं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, इसमें सब लोग, आप लोग विदर्भ वगैरह वाले लोग हैं ना, महाराष्ट्र वाले लोग हो ना, कि ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोग आए हैं। अब एक नया सूखा कर लगाया गया, पता चला आप लोगों को? डीजल और पेट्रोल पे 2 रुपए का अधिभार लगा के महाराष्ट्र की सरकार ने एक सूखा कर लगाया है। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में एग्जैक्टली कितने जिले सूखा से प्रभावित हैं, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है।
मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में कोई सूखा नहीं पड़ा है, बिहार में कोई ऐसी आफत नहीं आई है, लेकिन केंद्र सरकार जाकर के बिहार में 1,70,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज अनाउंस कर देती है और महाराष्ट्र के किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक केंद्र सरकार ने एक कानी कौड़ी भी नहीं भेजी है। इस बात का मुझे दुख होता है और मैं चाहता हूं